ईरान के सेना प्रमुख ने असीम मुनीर की लगाई क्लास। ईरान ने मुनीर से कहा, अपने आतंकियों को कंट्रोल करो, लगाम लगाओ इनको। ईरान ने पाकिस्तान से कहा है कि अपने आतंकियों को कंट्रोल करो। ये क्या चल रहा है? अब एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश को ये कह रहा है कि अपने आतंकियों को कंट्रोल करो। इसके मायने क्या हैं, ये समझना होगा। ये पहली बार है क्या जब किसी मुल्क ने पाकिस्तान को, और खास तौर से जो ये समझा जाता था कि कहीं इन दोनों का इंक्लिनेशन है एक दूसरे की तरफ, उसने ऐसी डांट लगाई है पाकिस्तान को, या पहले भी हो चुका है? इसके मायने क्या है, आइए समझते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ यहाँ चर्चा में मौजूद हैं, कैप्टन श्याम मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दोनों को दिखाइए, फ्रेम में लाइए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गुड इवनिंग सर, जय हिंद। पहले तो ये समझाइए सर, ये ईरान कह रहा है पाकिस्तान को? देखिए, ये जो पाकिस्तान अपने ना गिरगिट की तरह चाल बदलता है। थोड़े दिन पहले ये कहता था ईरान को कि हम, यदि इजराइल ने कुछ किया तो उसके ऊपर हम आपको न्यूक्लियर बम का शील्ड देंगे, ये बात चली थी। जैसे ही ये गए अमेरिका के पास में, अमेरिका में इन्होंने चाबी लगाई, तो फिर आ गया कि नहीं, ये तो ईरान के अंदर में उनको भेजेंगे जो मोसाद के लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब पूरी की पूरी परिस्थिति देखिए, ईरान और इसके बीच में ये चलता ही रहता है। इसके पहले तो उन्होंने यहाँ किया था कुछ हमला, सिया सुन्नी की जो डिवाइड है और सिया सुन्नी के जो गुटे हैं एक दूसरे पे हमला करते हैं, तो उन्होंने एक बार किया तो पाकिस्तान ने उन पर एयर अटैक भी डाला था उसी इलाके में, जो सिस्तान का रेगिस्तान है उसके अंदर में डाला। अभी जो है ये पूरे के पूरी जो अमेरिका की लाइन टोकी हुई है और इसके साथ इसराइल के साथ लग गए। तो देखिए, जो तो ये कहते थे ना, पूरा का पूरा फिलिस्तीनियों का, हम उसके लिए, गाजा के लिए, तो इनकी कोई नहीं जात नहीं है। ये तो ऐसे बदलते हैं अपने रंग को। गिरगिट भी ऐसा नहीं बदलता है। गिरगिट भी आत्महत्या कर रहे। लेकिन अब दूसरी बात ये भी देखिए कि क्या ये तलखी, अगर इनके बीच में कहीं तलखी, कहीं लव हेट रिलेशनशिप रहा है, तो क्या अब ये हेट में ज्यादा तब्दील तब से हो गया है जब से इजराइल और ईरान की जब टेंशन बढ़ी और पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमले के लिए? क्या उसके बाद ये टेंशन ज्यादा बढ़ी है, या असल में ये चलता रहता है और उसी चलते रहने की अगली कड़ी ये है कैप्टन श्याम? देखिए, ये बराबर चलता रहता है। वैसे तो मैं सीधा सीधा कहूं तो इजराइल हमारा दोस्त है और पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा दोस्त होता है। तो ईरान हमारा पड़ोसी का पड़ोसी है, इसलिए उसके साथ हम अपने भी संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। हमने अपने वहां पे पोर्ट भी बनाया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारी उनके साथ। अगर चाइना अगर पाकिस्तान को उकसाता है और ईरान के साथ भी उसकी दोस्ती, बहुत चेंजिंग सिचुएशंस बन रही हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। कौन किसका दुश्मन किस इरादे से हो रहा है, कब हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं जो ईरान और पाकिस्तान में लगातार होती रही हैं, फिर से हुई हैं। अब इस बार ईरान ने धमकाया है, पहले पाकिस्तान ने वहां अटैक कर दिया था, मिसाइल छोड़ दी थी, फिर शांत किया गया उनको, और फिर से ये हो रहा है। तो ये बवाला चलता रहेगा, इस पर पैनी नजर रखनी चाहिए और अपनी जो हमारे जो रोटी है उसे हमें सेकते रहना चाहिए। हमको हमारे हित क्या है उस पर ध्यान रखना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और भारत की हाइपरसोनिक ताकत से घबराया है पाकिस्तान। रुद्रम 4 प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल डेवलपमेंट चल रहा है। फ्लैश कीजिए, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी स्पीड। आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर रुद्रम 4 मचा सकता है कहर। रुद्रम 4 क्या, ये प्रोजेक्ट क्या, और क्यों पाकिस्तान इससे थरथरा रहा है कैप्टन श्याम? देखिए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड हैं और बहुत कम कंट्रीज के पास ये मिसाइल्स हैं। इस मैक्स से 6 से ज्यादा स्पीड, साउंड से ज्यादा स्पीड, उससे ज्यादा का ये तरीका फायर करने का। और ये ICBMs जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो बाहर जाके जब री एंट्री करती हैं तो इनको मारना, इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और बहुत एक्यूरेट होते हैं। स्पीड इतनी हाई है और इतना ज्यादा लेके जाता है, गोला बारूद लेके जा रहे हैं कि इनको संभालना मुश्किल है जहां भी गिरेंगे। तो ऑब्वियसली रेंज की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर गिरा तो उनकी तो हालत फिर से खराब होने वाली है। अभी तो ब्रह्मोस ही था, अब ये रुद्रम आ गया। लेकिन ये उधर तो बड़े गिनाए जाते हैं नाम, और मैंने देखा वहां की कोई किसी टेलीविजन चैनल की एंकर वहां कह रहे थे कि ये हमारा शाहीन, ये हमारा अबाबील, ये हमारा बाबर, ये असल में हमारी मिसाइलों के नाम नहीं है, ये भारत की तबाही के सामान है। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही थी। वहां से कहा जाता है, यहां ब्रह्मोस ने बता दिया कि क्या होता है एक्चुअली, नाम क्या होते हैं और उनका असर क्या होता है। और अब रुद्रम 4 की भी बात हो रही है। वो तो ये कहते थे कि हम एक मारेंगे, और ऐसे उन्होंने 1000 मारे थे 9 मई को, एक भी आपके पास, या तो ऊपर वाली की कृपा थी या हमारा सिस्टम अच्छा काम कर रहा था। अभी बात रुद्रम की आ जाती है। 6.2 मैक की कहते हैं, जो हाइपरसोनिक स्पीड ले लेता है, 5 मैक से ऊपर है।
और इसकी क्या है, इसकी जो डिमांड हाइपरसोनिक है, जो ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है, आप ये समझिए, वो 3.2 मैक का है, तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा है। और इसकी नजर पूरी विश्व के अंदर में रुद्रम ने तहलका मचा दिया। आवाज की रफ्तार से 3 गुना से ज्यादा ब्रह्मोस और 6 गुना से ज्यादा से रुद्रम। 6.2 तो जब तक मैं बोलूं आप तक वो आवाज पहुंचे, उससे 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से ये रुद्रम 4। और इसकी रेंज जो है ना 150 से जो 500 इसके किलोमीटर की है, उसके आगे ब्रह्मोस 800 1000 उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों कंटिन्यूअस है, एक सुपरसोनिक से जाएगा, ये तो किसी भी MQ-29 की बात कर रहा है उसको भी नहीं रोक पाएगा। MQ-29 जो चाइना का आने वाला है, वो कह रहे हैं वो ठाट के बराबर है, वो कहते हैं कि उनके तो HQ के बाद MQ की बात हो रही है, लेकिन अब ये आप देख लीजिए कि वो भी रोक नहीं पाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन देता हूं मैं, जैसे आपको कराची को मारना है ना, तो जैसे हम 40 सेकंड में मार रहे थे ना ऑपरेशन सिंदूर में, अब ये 22 सेकंड में मार। अब आप एक चीज देखिए कि किस तरीके से जिसकी जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन होता है वो पूरी जिंदगी उसके दिमाग में हावी होता है, क्योंकि नेवी से ताल्लुक रखते हैं कैप्टन श्याम, तो हमेशा कराची की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? और कराची इस बार अब ये आप समझ लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। और युद्ध की इजराइल जैसी तैयारियों में जुटा तुर्की है। सभी प्रांतों में आपातकालीन शेल्टर का निर्माण हो रहा है, बंकर और बम शेल्टर का भी निर्माण तुर्की ने बनाया। स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम ये कर क्यों रहा है? ये टर्की को अचानक ये करने, इसके पीछे वजह क्या है? ये असल में किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को, वो बड़े कॉन्फ्लिक्ट को फोर्स ही कर रहे हैं, इसलिए ये तैयारी हो रही है, या ये आने वाले दिनों में अपने को भी एक बड़ी ताकत के तौर पर दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हो रहा है? क्यों हो रहा है कैप्टन श्याम? और देखिए, टर्की को लगता है कि ये जो अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ये काफी दिनों से चल रहा है, और नाटो का सदस्य होते हुए उसको पता है, वो हालांकि वो कई जगह पे एक तरह से मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, और वो चाहता है कि कई लोगों को मिलाएं, और रशिया यूक्रेन के केस में उसने एक किया है। डार्डेनल्स की खाड़ी है, वहां से ब्लैक सी का रास्ता है, और वो कंट्रोल करता है उस डार्टेरियन स्टेट को, डार्डेनल्स स्टेट को, क्योंकि वहां से ही सारी फ्लीट जाती है रशिया की ब्लैक सी में। तो टर्की बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है जगह, और वो चाहता है कि, हालांकि कहा यह गया है कि ये अपनी तैयारी कर रहे हैं आपदाओं, वहां पे भूकंप भी आया था, तो सबसे पहले ये तो अपनी जो राजधानी है उसको पहले दुरुस्त कर रहे हैं, वहां उन्होंने बजट इकट्ठा किया है और अपने उन्होंने पास किया है। बंकर और बम शेल्टर बनाना क्या ये भूकंप की वजह से तो जाहिर है नहीं है, ये किसी दूसरी तैयारी? हाँ ठीक है, आप प्राकृतिक आपदाओं के लिए अगर तैयारी करते हैं तो जापान जैसे घर बना लीजिए, लकड़ी के घर बना लीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं सर? क्या चल रहा है? देखिए, जो टर्की है वो 20 साल से एर्दोगान वहां के ये हैं, आपको पता ही है, अभी तो खलीफा बनना चाहते हैं, खलीफा हैं वो पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा, उनका ये सपना है, और ये सपना पूरा नहीं हो रहा। उन्होंने हाथ जोड़ा था पाकिस्तान के साथ में, मलेशिया के, और ये चाहते थे इमरान खान के समय, अभी भी जोड़े हुए। बात वो है, देखिए जहां पर है टर्की, और अमेरिका मानता है कि मोस्ट जो ट्रस्टेड एलाई है वो टर्की, अमेरिका का ये है सोच, स्ट्रेटेजिक सोच है। अभी यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी डिप्लॉयड हैं, अमेरिका के जो जीवी उनके ग्रेविटी बम्स हैं वो भी डिप्लॉयड है यहाँ। इसके अलावा ये जो आयरन डोम है ना, स्टील डोम बनाया है, आपने बताया ना, इसने नाम दिया, वो कहता है आयरन डोम से भी बड़ी है। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है मेडिटेरियन में, खास करके ब्लैक सी के नीचे, तो ये खलीफा बनने के लिए तो इसकी लोकेशंस हैं, बट इसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि जिस तरह से एर्दोगान ने वहां के टर्की लोग जो हैं, जब आप उसके पहले के देखिए, वो एक इन्होंने कट्टरता नहीं थी, इन्होंने कट्टरता ले आए। अगर ये कट्टरता इन्होंने भर दी है, दूसरे नेटो के भी ये सदस्य हैं, तीसरे ये रशिया के साथ भी अपनी पिंगे बढ़ाते रहते हैं, यूक्रेन के साथ। हाँ, तो ये इनकी इस दुनिया में और इस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या सिग्निफिकेंस है सर इनका? इनकी सिग्निफिकेंस ये है, देखिए यदि भारत को तंग करना है तो अमेरिका इसको भी यूज करता है पाकिस्तान के साथ। इन अपने पैर पसार रहे हैं बांग्लादेश में, इन्होंने मालदीव में अपना पैर पसार रखा है कि वहां पर TB2 ड्रोन पहुंच जाते हैं। तो देखिए इनकी तो थोड़ी सी तो है, मगर हम साइप्रस पहुंच गए, हम ग्रीस पहुंच गए, तो इनको तो हमें दबाना है उस इलाके में। तो हम वही चल रहे हैं, ये जद्दोजहद की लड़ाई है, ये यही हमारी रणनीति है और हमारी राजनीति भी है। तो ये लेकिन कभी टर्की के बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता होगा क्या कि ये खेल तो अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन जब आपदा आई, जब वाकई कहते हैं ना कि आपत्ति के काल में ही आप ये देखते हैं कि आपका मित्र कौन है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। तो आपातकाल में भारत खड़ा रहा, ऑपरेशन दोस्ती उसने निभाई, क्या ये बात भी उनको कहीं एहसास होता होगा? बिल्कुल होता है, और वो समझते हैं इस बात को, पर वो एक्चुअली देखिए यही है, ये अपना मुस्लिम कार्ड भी खेलते हैं पाकिस्तान के साथ,
ये अपना वर्ल्ड का खलीफा कार्ड भी खेलते हैं और एक मध्यस्थता का भी कार्ड खेलते हैं, जैसा मैंने बताया। कई जगह ये ट्रस्ट पे भी के बैठ जाते हैं। ग्रीन डिप्लोमेसी जो कराई उन्होंने ब्लैक सी में, ताकि यूक्रेन से जो खाद्य पदार्थ जा सके, ग्रेन जा सके, ये उनका ही कहना था। और वहां पे उनकी बहुत पकड़ है। देखिए, पूरा ब्लैक सी उनके कंट्रोल में आ जाता है, वहां के रूल्स हैं। अगर आप ब्लैक सी में घुसना चाहते हो तो आपको यह बताना होगा कि आपकी मेंटेनेंस के लिए आप बाहर निकल रहे हो, और हर शिप्स की चेक्स होती हैं। तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है ये उस हिसाब से। और पूरा का पूरा रशिया का क्रीमिया और जो मारियापोल का जो सेक्टर वो कोशिश कर रहा है ज़पोरिज़िया में लेने के लिए, ये सब अफेक्टेड है। तो चलिए अब इसमें अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड सामने आया। रूस से ट्रेड करना चाहता है अमेरिका, प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है अमेरिका। रूसी न्यूक्लियर एनर्जी शिप्स खरीदने की भी तैयारी। तो ये देख लीजिए आप कि यहां अमेरिका दुनिया भर में दादागिरी ये करके कह रहा है कि तुमने रशिया के साथ किसी भी अगर मुल्क की कुर्बत है तो उसको इस प्रॉक्सिमिटी की भी कीमत चुकानी होगी। और खुद क्या कर रहा है वो आप देखिए, आप रूसी न्यूक्लियर शिप्स। और आप जानते हैं यूरेनियम तो पहले से ही रशिया से वो लेता रहा है। इसीलिए ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का ये बताता है कि वो असल में दुनिया में ये संदेश देना चाहता है कि पावरफुल जो आदमी होगा वही ये तय करेगा कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत, एथिकली क्या सही है क्या गलत दुनिया सोचती रहे, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। यही शायद ट्रंप बताना चाहते हैं। आगे एक खबर है जिसका इस खबर से भी कनेक्शन है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो ट्रंप कर रहे हैं वो किसी दिमागी बीमारी की वजह से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर पर जरा रहते हैं और समझते हैं कि इसके मायने क्या है। सर देखिए, जो चीजें वहां हो रही हैं कि ये करना चाहते हैं उनके साथ व्यापार, और देखिए ट्रंप को यही समझ में आता है, अमेरिका को यही समझ में आता है। सच्चाई तो यही है। ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन के वॉर के पहले ये बहुत ज्यादा ऑयल उनसे खरीदते थे, और जब ये तो जो बाइडेन साहब थे तो उन्होंने कहा, भारत को भी बोला कि आप खरीदते रहिए और हमें बाजार में दीजिए से हम ऑयल का दाम को कम करके रखें। तो आपने बता ही दिया, यूरेनियम यूरेनियम सब चीज लेते हैं। अभी इनकी जो हो रही है सबसे ज्यादा आइस कटर की जरूरत है, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, जो अलास्का की तरफ जहां जरूरत है, जहां जरूरत है। उनके पास एक नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी महारत जो है वो रशिया के पास में है। जब उस इलाके में पूरी घनघोर बर्फबारी होती है, भीषण ठंड होती है, तो बर्फ जम जाती है, जिंदगी एकदम जम जाती है, और उसमें जरूरत होती है आइस कटर की। और इस एक मामले में पूरी दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास है। आइस कटर के मामले में अमेरिका मदद चाह रहा है रशिया की। सर आगे बताइए। जी हाँ, देखिए ऑलरेडी चाइना ने खरीद रखा है 5, आपने सुना होगा ना, आइस कटर जा रहे हैं उधर। अभी बेरिंग सी के ऊपर में इनको देखा गया था। तो इसके ऊपर में वो डबल गेम तो ये रशिया भी खेलता है। रशिया ने क्या किया है, पूरा का पूरा अलास्का रशिया का है। 1872 में उन्होंने खरीद लिया था, और वो भी क्रीमिया को बचाने के लिए बेचा था। तो देखिए आज के दिन में पूरा नाक में अभी वो देख रहे हैं, अलास्का के ऊपर उन्होंने पूरा लगा रखा है चाइना के साथ मिलकर। और नीचे आइएगा तो आप वेनेजुएला को देख रहे हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, इसको डिस्टर्ब नहीं, लेकिन कम से कम दुनिया के सामने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कदम को लेजिटिमेट बताने के लिए आपके पास कोई लॉजिकल तरीका होना चाहिए। कैसे जस्टिफाई करेगा अमेरिका इन बातों को? देखिए, ये कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर में कोई किसी का नहीं है। नहीं, कोई किसी का नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन सही गलत क्या है फिर? सही गलत ये है कि अभी उनको लगता है कि रशियन आइस ब्रेकिंग शिप्स जो है वो लगातार वहां घूम रही है, और उनको चाहिए। हालांकि आजकल जो है क्या क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से अलास्का के एरिया में और आर्कटिक रीजन में काफी बर्फ पिघल रही है, और अब इसकी जरूरत कम भी हो सकती है। इसलिए सब लोग चाह रहे हैं कि एक नया रास्ता खोले वहां से, और नॉर्थ आर्कटिक से एक रास्ता बने जो कि हम पैसिफिक में आ सकें। और अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ने का आर्कटिक एक बहुत अच्छा रास्ता है, और जिसके लिए ये कटिंग शिप्स चाहिए, तो वो न्यूक्लियर कैपेबल शिप जो रशिया के पास है। 40% से ज्यादा आर्कटिक रीजन कनाडा और रशिया और इनके अमेरिका के पास थोड़ा। लेकिन सर क्या ये बात सही है जो मैं अगली खबर में दिखाने वाला हूं? देखिए जरा ध्यान से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने दिमागी बीमारी का अंदेशा जताया है। ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण हैं, दुर्लभ मस्तिष्क विकार के साफ संकेत हैं। टेम्पोरल दिमाग का एक हिस्सा होता है, और उसमें फ्रंटल हिस्सा जो है उसमें बीमारी के संकेत बताए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि यह गंभीर किस्म की विकृति है जो उनको हो गई है। क्या इसी वजह से ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि वो ले रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो अगर कहा जाए तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रेड कारपेट पर जब वो चल रहे थे उतरने के बाद एयरफोर्स 1 से रिसीव करने के लिए पुतिन को, तो उनके पांव ऐसे लड़खड़ाए कि जैसे अगर वो ड्रंकिंग टेस्ट होता उनका लाइसेंस का तो वो कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये कहा गया है कि उनके दोनों पांव बाएं तरफ से दाईं तरफ जा रहे थे, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे चलते। आपने देखा होगा बड़े आराम से चलते उतरने के बाद, कहीं वो अपने पैरों पे टैरिफ ना लगा दे।
पैरों पे टेरिफ ना हाँ, लग जाए। कि ठीक नहीं चल रहा है। साइकोमोट्रिक जो स्किल्स है ना वो सफर कर रही है, क्योंकि उटपटांग स्टेटमेंट्स देते हैं, तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान, तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन दिमागी बीमारी के बारे में एक और बात, हालांकि ये एक्सपर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन जो मैंने सुन के समझा है आज तक कि अगर कोई दिमागी बीमारी है और उसके सिम्टम्स के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो ये एक स्पाइरल इफेक्ट होता है जो उस बीमारी को बढ़ाता है। जैसे ही वो बीमारी हुई, आपने उससे संबंधित कोई सिम्टम्स जाहिर किया, उसको एग्रीवेट होने दिया, वो इस बीमारी को और बढ़ाएगा, फिर वो सिम्टम्स और एग्रीवेट होंगे, वो बीमारी और इस तरीके से विशियस सर्कल बन जाता है, ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट। सर मुझे तो लग रहा है कि ये स्पाइरल हो रहा है तेजी से। ये तो देखिए, ये तो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने दोनों ने बता दिया कि क्योंकि वो ना फेंक के चलते हैं पैर को, तो हाँ वो फेंक के चलते हैं, वही बोलते हैं, वही निशानी है, फिजिकल निशानी यही है। उसके अलावा वो कहते हैं कि उनकी टेस्ट भी हुई थी, पर वो ये जैसे अगर कोई आप चल रहे हैं, इसको दिखाइए जरा फुल फ्रेम में, चलते हुए अगर आप चलें और उसको आप एक पैर जो है यूं आए, एक पैर यूं ये कुछ इस किस्म से ना, तो ये अगर चलते हुए ऐसे, ये मतलब ये दिमाग में किसी तरह की परेशानी, हाँ तो ये चीज है, तो पैर को घुमाते हैं, तो ये एक निशानी है फिजिकल कंडीशंस की, ये आपके पास है। मगर उनकी जो दिमागी हालत आप तो देख ही रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी को कुछ बोल दिया, और पूरे जो मागा का जो लेकर आया था, मागा इनको डीप स्टेट का हिस्सा है, वो लेकर आए, उससे पूरी पलटी खा गए। आपने अभी कहते हैं, अभी पाकिस्तान में आप खबर चलाएंगे, इतना ज्यादा तेल है कि इंडिया भी उससे खरीदेगा। वो तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई, कोई पागल आदमी कहेगा ना, चौथे नंबर की इकोनॉमी उसको कहते हैं कि डेड इकोनॉमी। आप ये कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है रशिया के, वहां से वो करना चाहते हैं। रशिया तो लगातार इस युद्ध के बीच उनकी पूरी बढ़ती रही, जितने भी G7 देश हैं उससे ज्यादा उनकी जीडीपी रही है। तो ये तो देखिए ना, ये मैं कह सकता हूं, तो मेरे उनकी पोजीशन देखिए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कितनी ब्रीफिंग होती हो, तो वो जो दिमागी हालात है उनको कुछ नहीं समझ में आता, ही जस्ट कांट कंसंट्रेट। और ये देखा गया है कि जब ये चल रहे थे अलास्का के ऊपर में, ही वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट एनीथिंग, इसलिए उन्होंने कहा कि आप बोलिए, पुतिन साहब मेजबानी हम कर रहे थे, उनको बोला कि आप शुरू कीजिए, उन्होंने बोला 8 मिनट, 3 मिनट में नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है क्या ये भाषा पे संयम इसमें खत्म हो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है पुतिन के सामने आने के बाद ये फ्रंटो टेम्पोरल जो बीमारी है और बढ़ जाती है, बढ़ गई है, भाषा पे संयम खत्म हो जाता है, और शाम को क्या बोला है वो सुबह इंसान कोहेरेंटली नहीं समझ पाता और नई बात बोल देता है। ये लगातार हम पिछले जब से वो आए हैं ट्रंप 2 में, ये लगातार देखा जा रहा है कि वो उनका जो भाषा है वो बदल जाती है और वो लड़खड़ाते हैं बातों को बोलने में और अपनी ही बात को नहीं सर। लेकिन एक चीज और देख लीजिए आप, हिंदी फिल्मों में कई जगह हमने ये देखा है, और फिल्मों में जो है आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है कि भाई साहब किसी ने कोई क्राइम किया, उसके बाद जब उसको अदालत ले जाया गया तो 3 डॉक्टर उसके ये कहने वाले उसने सेट कर लिया कि इसको तो कोई मनोविकार है और उस बेसिस पे वो कहीं कोर्ट से छूट जा, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के सामने सारी मनमानी करने के बाद 3 लोग अपने फिट कर दिए होंगे। मगर ये बताइए, आप बुलाते हैं अपने व्हाइट हाउस में बुलाते हैं 8 लोगों को, फिनलैंड का जो प्रेसिडेंट सामने बैठा होता है, वो कहते हैं फिनलैंड का प्रेसिडेंट है, वो खोज रहे हैं कहां, अरे उसके साथ वो कहता है मैं यहाँ हूँ, तो आप बताइए। नहीं तो क्या ये बहुत कॉन्स्पिकुअस है क्या सिम्टम्स इनके? ये तो है, वो कहते हैं लाइबेरिया एक जगह है अफ्रीका में, और मैं वहां रहा हूँ, तो उनको बुला लिया था, उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट पूछते हैं कि लाइबेरिया है कहाँ, वो पूछते हैं ना लाइबेरिया हाँ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दोनों के बीच में 1000 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी है उनकी, तो ये तो केवल ऐसा नहीं है, देखिए उनके स्टेटमेंट्स केवल ऐसा नहीं, वो जो कर रहे हैं सिर्फ उससे नहीं, उनके स्टेटमेंट्स भी कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, मतलब एक जैसा उनमें तारतम्यता नहीं है। आज जो आप कहते हैं कल उसी से आगे उसको जोड़ते हुए या उसके आसपास कोई एक बात करते हैं, लेकिन ये एकदम ऐसे करते हैं कि आज नॉर्थ पोल की बात कर रहे होंगे, साउथ पोल की बात कर रहे होंगे, कोई कोहेरेंस नहीं। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये कहने लगे हैं कि इनको एक खास किस्म की बीमारी है, दवाइयां हम भिजवा देंगे, दुनिया का ये हाल मत कीजिए ट्रंप साहब, अगर दवाइयां जरूरी हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन यहां से भिजवा देते हैं, अपने यहाँ खरीद लीजिएगा या हम भिजवा देंगे, लेकिन प्लीज दुनिया के साथ ये मत कीजिए। और टैरिफ के मुद्दे पर घिरा अमेरिका, अगली खबर देखिए, भारत को ऑस्ट्रेलिया का खुला समर्थन, ऑस्ट्रेलिया ने की फ्री ट्रेड की वकालत, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने कहा उनका देश टैरिफ लगाने का समर्थक नहीं है। अब ये देखिए, क्वाड के 2 बड़े पार्टनर हैं ये, ऑस्ट्रेलिया उसका पार्टनर, आप जानते हैं भारत की उसमें क्या भूमिका है ये भी आप जानते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का ये कहना कि ये जो आप कर रहे हैं ये दादागिरी है, ठीक नहीं है, फ्री ट्रेड के हिसाब से दुनिया को आगे ले जाना चाहिए, इस तरीके से अगर आप बंधनों में डालेंगे और अपनी दादागिरी चलाएंगे तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। सर ये चाइना के खिलाफ एक रणनीति पहले तो वजूद में आई, फिर उसको साकार करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, एक महत्वपूर्ण काम में एक हद से ज्यादा सफर जहां पर आप तय कर लिया
वहां पर बैक टू स्क्वायर वन आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए जब से टर्म ये टैरिफ वॉर के ऊपर में हमारी स्टैंड आई है, 10 कंट्री आपके साथ आ चुके हैं, और वो कंट्री मैं आपको गिनाता कौन कौन है। सबसे पहले रशिया तो आपके साथ में था ही, जापान गए हैं, वो 10 ट्रिलियन यान हमारे पास 68 बिलियन करने वाला। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते चाइना आ गया है। इसके अलावा यूके फ्री ट्रेड वहां हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड हो रहा है, ब्राजील तो खड़ा ही है, साउथ अफ्रीका, 10 कंट्री और उनको मैटर करते हैं। फ्रांस आपके साथ खड़ा है, और देखिए टॉप इकोनॉमी में है ये, चौथे नंबर पे है यदि जर्मनी कहता है कि हम आपके साथ। तो ये 10 कंट्री हैं, तो आप तो ऑस्ट्रेलिया तो बनता ही है। और आपने बड़ी बात कही, क्वाड के हिस्सा है, जापान क्वाड का हिस्सा है। और जो आप अभी देखिए, जाने दीजिए, 2 दिन की आप समिट में देखेंगे ट्रायंगुलर मीट मिलेगा। बार बार मैं बताता हूँ 21वीं सदी की सबसे अच्छी मीट है जो इंडिया, चाइना, रशिया की मीट होगी, और उसके ऊपर में बॉर्डर का ट्रेड आ रहा है। मुझे लगता है सर बहुत जल्दी अमेरिका के इसके पहले के जो हुक्मरान थे वो कहीं मिलेंगे, बैठेंगे और ये कहेंगे कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, अब तू बैठी ढोल बजा। जब ये उनसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में क्या कहा था, तो वो बताएंगे कि पूरी मेहनत में पानी कैसे फेरा जाता है ये देख लीजिए। क्वाड जैसे तमाम इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे किसी एक संदर्भ में, उसमें क्या हो रहा है, और वो जो कभी अलाइंड थे अमेरिका के साथ, वो देखिए किस तरीके से अमेरिका से छिटक रहे हैं। अगली खबर देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की विदेश यात्रा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एशिया में गोलबंदी पर निकले पीएम मोदी। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन से पुतिन जिनपिंग निकालेंगे टैरिफ का तोड़। जापान, चीन और रूस से बढ़ेगा भारत का व्यापार। ये देखिए, यही बात की जा रही है कि किस तरीके से ट्रंप की मनमानी ने दुनिया में एक अलग तरह की गोलबंदी को बढ़ावा दे दिया है। कैप्टन श्याम, देखिए, बहुत हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हम अभी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हमारे नजदीक है भारत, और कई सारे हमें विकल्प तलाशने चाहिए। यह टैरिफ जो कर रहा है अमेरिका, ये सही नहीं है। वहां के ट्रेड मिनिस्टर ने इनवाइट किया पीयूष गोयल जी को कि आइए जल्दी से और कंप्रेहेंसिव ट्रेड जो ट्रीटी हमारी साइन करिए, या मैं दिल्ली आना चाहता हूं। तो बहुत हिसाब से बोल रहे, कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो 900 मिलियन लोग उसके ऊपर आ जाएंगे, और एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिलेगा हमको। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और हम तीनों क्वाड में हैं, और ये बहुत जरूरी है इस एरिया में कि इसको हम सतर्क रखें। अब जापान और चाइना की नहीं पटती, तो ये देखिए, उसके बाद वो जा रहे। इसके पहले नेवल चीफ गए थे 4 दिन के लिए जापान, और वहां से सारे कुछ करके आए हैं। पहले एक टीम गई है, और 3 महीने से ये काम चल रहा था। अब वो जापान जा रहे हैं, जापान को बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से आपने आज न्यूज सुन लिया, और तब वो जाएंगे RIC की बात करने के लिए। तो देखिए कैसे समीकरण बनता है। हर जगह अपने हितों को तो साधना ही पड़ेगा, और बुद्धिमानी से हमारे प्रधानमंत्री उसको साधते हैं। नहीं, लेकिन सर एक चीज और देखिए, हम अपने हितों को साधते हैं, लेकिन ये असल में इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका है वो ट्रंप की दादागिरी की भी है कि अपने आप दुनिया के ज्यादातर मुल्कों का हित ये हो गया है कि चीन अब उस खेमे में खड़े हो जाएं जहां चीन भी खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी इतनी बढ़ गई। इसीलिए ये बनाया जा रहा है विकल्प, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और हम साथ आ रहे हैं। और इसीलिए हम रशिया को लगातार हाथ उनका पकड़ा हुआ है हमने, और हम उसको छोड़ नहीं रहे। और इस बीच खबर ये भी आ रही है सर कि चीन की मिलिट्री परेड में जाएंगे किम जोंग उन। पुतिन भी चीनी सैन्य परेड में शामिल होंगे। 3 सितंबर को बीजिंग में भव्य सैन्य परेड होगी। बीजिंग में जिनपिंग किम पुतिन की तिकड़ी से अमेरिका हैरान। पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कैसे खड़ा किया जाए, इसके बारे में अगर किताब आने वाले दिनों में लिखी जाएगी तो मुझको लगता है ट्रंप से बेहतर ऑथर उसका कोई नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। देखिए ट्रंप के बारे में बात क्या आ रही है, ही इज फायरिंग द शॉट ऑन हिज ओन लेग। एक बार फिर किसी ने इसको हिंदी में कहते हैं कि कुल्हाड़े पे जाके पैर मार देना, कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। पैर में कुल्हाड़ी तो लोग मार ही लेते हैं, ये कुल्हाड़े में जाके मार रहे हैं। फिर उन्होंने कह दिया ट्रंप ने अमेरिका के पैर में कुल्हाड़ी मार दी, अमेरिका की। तो देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे। और उनके अंदर में ट्रेड है और एक टैरिफ है, ये जो इनके अंदर चलता रहता है। कैसे देखिए, अपने किताब तो लिख दी कि आई एम द मास्टर। लेकिन मैं एक चीज सोचता हूं सर, इस तरह के जो नेता रहे आज तक, जो मेक फलाने ग्रेट अगेन के नाम पे अपने देश में ये जुमला फेंक के और वहां पे ये बातें करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान में ये बात हुई थी, पाकिस्तान को महान बनाने की बात हुई थी, कुछ नेताओं ने की थी। अमेरिका में इन्होंने, अब कुछ दिनों में दुनिया घबराने लगेगी। जैसे ही वहां का कोई नेता होगा और कहेगा कि आओ अपने देश को हम महान बनाएं, लोग कहेंगे हमने देख लिया इसका क्या होता है, ऐसे ही रहने दीजिए, नॉर्मल चलने दीजिए। ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। स्पेन ने
उनसे F-35 खरीद रहे थे, स्पेन ने कहा नहीं खरीदेंगे। आप उधर स्विट्जरलैंड कह रहा है, अब तो सब फॉल आउट करेंगे। यूरोप यदि फॉल आउट हो जाता है पूरा का पूरा, आपको स्विट्जरलैंड कहता है कि हमारे साथ आइए, हम कर, यूरोपियन यूनियन कहता है। तो देखिए क्या होता है। इवन जापान को इन्होंने पकड़ लिया और साउथ कोरिया को पकड़ लिया, क्योंकि उनके अंदर प्रॉब्लम था वो पैसिफिज्म का, क्योंकि उनको अपनी सिक्योरिटी चाहिए। चाइना ने भी दादागिरी बंद की, विस्तारवाद बंद किया। देखिएगा कैसे पैक ऑफ कार्ड्स। अगर चाइना ने अपना ये जो विस्तारवाद वाला, सलामी स्लाइसिंग वाला, एक दूसरे देश की जमीन को हड़पने वाला अपना नेचर बंद कर दिया और थोड़ा भी सह अस्तित्व में भरोसा करके वो मुल्कों के साथ चला, तो आप देखिएगा दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, जो आपके डीएनए में एक तरीके से घुस गया हो, उसको आप अलग कर पाएं, इसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है। क्या चीन वो कर पाएगा? और चीन की तैयारी से अमेरिका तक हड़कंप है। वर्ल्ड वॉर 2 में जीत के जश्न की तैयारी दिखाई दी, विजय दिवस परेड की चीन में भव्य तैयारी। विजय दिवस परेड में दिखेगी सैन्य शक्ति, चीन दुनिया को दिखाएगा खतरनाक हथियार। वैसे तो ये हमेशा से ही महत्वपूर्ण है कि चीन क्या कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस समय बदले परिदृश्य में कैप्टन श्याम, चीन के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और वो इन सबों को अपने हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग एंगल से देखता है और उनको अलग अलग तराजू में तौलते हुए अलग अलग निर्णय लेता है। और ये शातिरता है चाइना की। और इस जैसा आपने कहा ना, जिसकी फितरत है वो तो डसेगा, मत सोचा कर। हमें नहीं सोचना पड़ेगा इनके लिए इतना ज्यादा, हमें तो अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये एक तरह से सांप है बड़ा। और नहीं, लेकिन एक दूसरी चीज भी है सर, अगर मेरे को ये मालूम है कि आपके हाथ में खंजर है, आप कभी मार सकते हैं, तो मैं हमेशा सावधान हूं आपसे। लेकिन अगर मैं आपको मित्र समझता हूं और आप जेब में खंजर लिए घूम रहे हैं और आपके मारने की कभी अंदर कोई बात चल रही है, तब तो मैं आपसे असावधान हूं ना, और उसमें ज्यादा बड़ा खामियाजा है। ये गलती हमने की थी नेहरू हिंदू चीनी भाई की, ये हमने गलती की थी और उसके बाद हमने सुधारा है। आज गलवान में वो सिचुएशन नहीं है। आज हमारी उनके साथ जो मुलाकात हो रही है वो अपने टेबल पर अपने हिसाब से हो रही है। अब हम अपने डेटरेंस के साथ बात करते हैं, इसलिए हम जापान जा रहे हैं। इतनी जल्दी 2 दिन पहले जापान जाना क्या संदेश देता है? बहुत क्लियर देता है। मुझे लगता है सर, ये पूरा का पूरा जो सितंबर का महीना है, अगस्त से लेकर सितंबर आखिर तक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक, ये महत्वपूर्ण मीटिंग्स है सर, और इससे बहुत कुछ तय होने वाला है। देखिए, इतनी जो कहते हैं ना टाइमिंग आती है पूरे विश्व के अंदर में, और 21वीं सदी के 25वें साल के बाद, माने एक आप लीजिएगा एक खंड खत्म हुआ है 21वीं सदी, उसके बाद जो चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर का चेंज, मेरा मानना थोड़ा सा दूसरा है। देयर इज ओनली देश की हित ही होती है। कभी कभी नेहरू के आ जाता है कि हमने विश्वास किया, नेहरू ने पूछ कर नहीं किया, उसमें तो बता रहे थे उस समय सरदार पटेल की, मत विश्वास कीजिए आप और कॉशियस होइए, तो हमने कर दिया। 80 के दशक में राजीव गांधी को बताया जा रहा था कि मत करो जाकर, मगर उन्होंने कर दिया। देखिए, परमानेंसी क्या है? अपनी देश की हित, आज के देश की हित मैं मानता हूं। कॉशियस क्योंकि हमने कर दिया, बॉर्डर विल डिसाइड हमारा आपके साथ क्या रिलेशन है, चाइना के साथ हमारा रिलेशन क्या होगा, ये सीमा पर स्थितियां कैसी हैं, इससे तय होगा। भारत ने तय कर दिया है चाइना के संदर्भ में। जी तो ये बात है। उसके बाद आप कॉशियस हैं, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं। जब तक होगा हम लेंगे, जरूर लेंगे। आपने कहा ना खंजर भले ही रखो, पर मुझे पता है कि तुम मार सकते हो, तो हम तो उसी तरह। और यही रीसेटिंग है, यही चीज जरूरत है 21st। आप अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी आई है, इसको यदि आपने खो दिया तो आपने बहुत बड़ा। तमाम तरह की विषमताओं को समझते हुए अगर आपने इसको साध लिया तो आप फिर यहां से वही उसी रास्ते में बढ़ जाएंगे जहां आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं। और पाकिस्तान और सूडान के बीच वेपन डील, अगली खबर, सूडान के साथ $1.5 अरब की वेपन डील। लाल सागर में मुस्लिम देशों को देगा एडवांस वेपन। लाल सागर में मुस्लिम देशों को एडवांस वेपन दिए जाने की तैयारी। अब ये देख लीजिए, पाकिस्तान और सूडान के बीच में ये डील हुई है। पाकिस्तान जहां भी जो कुछ करता है, आप जानते हैं कि उसका दुनिया में कभी असर भले के तौर पर तो नहीं होता। कोई कदम उठाता है पाकिस्तान, वो दुनिया के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। अब ये सूडान के साथ जो हुआ है, ये भी देख लीजिए इसका। कैप्टन शाम क्या है ये? देखिए, सूडान सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सोमालिया के पास है, यमन के पास है, और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हमारा जो बाब अलमंडेब चोक पॉइंट है हमारा, बहुत ही जबरदस्त वहां पर है। तो इसका जो सूडान को अगर कोई भी अगर ये हेल्प करते हैं, चाहे कतार, सूडान और पाकिस्तान, ये सब मिलके मुस्लिम एक दूरी बना रहे हैं, और फिर से वही जो शिपिंग को डिस्टर्ब करना, पीरियड्स को वहां पे फिर से एनर्जाइज करना, ये सब शुरू हो जाएगा। और चाइना क्या कर रहा है? पाकिस्तान के कंधे पे फायरिंग कर रहा है। एक्चुअली चाइना उसको दे रहा है ये सारा, और पाकिस्तान कहता है कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ये सहायता कर रहे हैं। पर हालांकि यूएई है जो इसका अगेंस्ट है, और सूडान के जो आरएसएफ है या जो सूडान फोर्सेज हैं, 2 भाग में बटी हुई हैं। तो ये जो है सूडान के आर्मी को हेल्प करने वाले हैं,
चाहे एयरक्राफ्ट हो, MiG-21 के इंजन हो, हेलीकॉप्टर हो, या चाहे वो जो शिप्स के सामान इक्विपमेंट हो, या उनके HQ-6 और 7 एयर डिफेंस सिस्टम हो, ये सारे के सारे बड़ा डील है ये। और ये पाकिस्तान कहता है अपने हिसाब से कि इकोनॉमी के लिए, और चाइना एक्चुअली उसके ऊपर से एक्चुअली दे रहा है सारे वेपन्स। भारत को बहुत वाया हो रहा है रखने की सर, जरूरत ये है। डील वाया हो रही है, वाया हो रही है बिल्कुल। और चाइना ये डील कर रहा है, वाया पाकिस्तान हो रही है। नौसेना के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये। देखिए इम्प्लीकेशन है चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर में J-17 ये सब असेंबल हो रही है। और देखिए ये सच्चाई है कि चाइना ने बहुत सारी चीजें उनको दी हैं जो कि वहां पे असेंबल हो रही है, चाइनीज हैं, ये सही बात है जो बता रहे हैं श्याम ये। मगर जो इनकी डीलिंग मुस्लिम कंट्री को कराएगा, चाइना खुद नहीं करता। वो कहता है चाहे तो आप इंडोनेशिया में भेजिए या मलेशिया को बेचिए, यहाँ भेजिए, तो वो लगा रखा है। और उसमें टर्की का भी हिस्सा है, टर्की भी एवियोनिक्स में आ चुका है उनके साथ में। तो ये जो तिगड़ी है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को कहीं सूडान मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री है, उसके पास पैसे कहाँ हैं, कहाँ से लेंगे? तो क्या करेगा ये, चाइना जाएगा और पूरा का सूडान को पकड़ेगा, क्योंकि वही ट्रैप है। अब वो डायरेक्टली चाइना नहीं पकड़ पाता है तो इनसे पकड़वा रहा है। तो पूरा तो ये डेट ट्रैप का हिस्सा है, ये एक पूरे डेट ट्रैप का हिस्सा है, जहां दुनिया में अपनी चीजें देकर इतना आप लाद दो एहसान, और एक तरीके से उनको ये कि देखो ये उधार है, कभी भी मैं तुमसे वापस मांग सकता हूं, उनकी हैसियत है नहीं, और उनको अपने हाथ की कठपुतली बनाकर जो चाहो करवाओ, ये उसका हिस्सा। अगली खबर ये, अंतरिक्ष में तैनात 8 डमी सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने तैनात की डमी सैटेलाइट। स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट स्टारशिप का सफल परीक्षण किया। पहली बार 8 डमी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे। स्टारशिप करीब 1 घंटे तक पृथ्वी की कक्षा में रहा, फिर हिंद महासागर में सुरक्षित उतर गया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां परीक्षण था। स्पेस एक्स और नासा भविष्य में चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, ये दिखाता भी है कि दुनिया में विज्ञान का कितना बोलबाला हो रहा है, और जो इसके फील्ड में कुछ एक पायनियर हैं आप, जिसमें जानते हैं कि एलन मस्क और उनकी कंपनी भी है, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये कल्याणकारी, हम सब जो पढ़ते रहे विज्ञान अभिशाप या वरदान, उस पर ऐसे लिखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आसमां तक हमारे हाथ जाते तो सितारों को भी हम परेशान कराते, कहीं ये ना हो जाए। ये जो हो रहा है सर, ये स्पेस तक पहुंच तो अच्छी बात है, लेकिन कल्याण के लिए होना चाहिए दुनिया की। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये हाथ बढ़ा रहे हैं, सितारों का सामना करना चाहते हैं, उनके नजदीक पहुंचना चाहते हैं, पर साथ में साथ वो कहते हैं कि इससे वो चांद तक जाने में मदद मिलेगी, मार्स तक जाने में मदद मिलेगी। इलॉन मस्क का अपना प्लान है, वो कहते हैं कि हमें दूर तक जाने में और स्पेस से वापस लाने में भी उनका बूस्टर बड़े संयोजित ढंग से उन्होंने अटलांटिक में गिराया है, बिल्कुल एज पर साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स। और जो उनका जो मलबा है वो इंडियन ओशन में उन्होंने गिराया है और ये स्थापित किया। और काफी देर तक स्पेसएक्स का जो ये रॉकेट है ये अंतरिक्ष में घूमता भी रहा, तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हम एक कंट्रोल्ड मैन्यूवर करके अपने काम स्पेस में कर सकते हैं। हो सकता है इससे कुछ अच्छा भी मिले। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।